इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट का वजीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का, सियासत देखें हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खट्टक साहब आपने मायूस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में हुई। परवेज़ खट्टक ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। इस मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी कमरे अदालत में मौजूद थे। परवेज़ खट्टक का अपने बयान में कहना था कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया और उस वक्त शहजाद अकबर ने काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई और ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत को ये भी बताया कि 190 मिलियन पाउंड का मामला काबीना मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया था, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए, इजाफी एजेंडे की मंजूरी काबीना से ली गई। याद रहे कि चंद रोज़ कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मानसेरा जलसे से खिताब करते हुए ये कहा था कि परवेज़ खट्टक को बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने के लिए बुलाया गया। अगर बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने बयान दिया तो उन्हें सूबे में नहीं रहने देंगे। जिसके बाद परवेज़ खट्टक ने वज़ीर आला केपी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अली अमीन मुझे और मैं अली अमीन को अच्छी तरह जानता हूँ, अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे। नैब ने नोटिस भेजकर बुलाया है, किसी के खिलाफ बयान नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उस वक्त काबीना में हुआ वो बयान करूंगा। नाज़रीन, ये तमाम तर मामला जिसकी मुनासबत से आज एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा, क्या करीबी साथी की गवाही बानी पीटीआई के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकती है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे से अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब, मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में ज़ाहिर है एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था बानी पीटीआई का परवेज़ खट्टक साहब के साथ, और उससे पहले जिस तरह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी एक बयान मैंने जिस तरह से जिक्र भी किया, और उन्होंने परवेज़ खट्टक को कहा कि आपको घुसने नहीं देंगे। अब ये सारे मामला, क्या आपको लगता है बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? आपने खुद ही कहा कि ताल्लुक़ था तो था ना, ख़त्म हो गया ताल्लुक़। जब आपने पार्टी छोड़ दी उसके बाद ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। मुश्किलात क्या, इस तरह के गवाहों से तो कोई मुश्किलात पैदा नहीं हुआ करती। आपको भी पता है हमारे अदालती निज़ाम का और अदरवाइज़ भी निज़ाम का, ये बिल्कुल ऐसी ही गवाही है जैसे कि वो ख़ाबर मानेका साहब ने केस किया हुआ है, जो कभी बहुत तारीफ़ें किया करते थे ख़ाबर मानेका साहब, और उसके बाद फिर अचानक उनको ख्याल आया और उसकी उन्होंने केस दोबारा कर दिया। तो इन चीज़ों से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सबको पता है कि फ़र्क कहाँ से पड़ेगा और क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो वहीं से चीज़ें होनी है। एक स्टेज पे यूँ लगता है कि जी बस सब ये ख़त्म होने वाला है, मामलात सारे केसेस ख़त्म होने वाले हैं, रिहाई होने वाली है। उसके बाद नए केसेस सामने आ जाते हैं, नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। ज़ाहिर है जब इस तरह के मामलात होते हैं, और वो पीटीआई को भी पता है कि जहां उन्होंने लड़ाई मोल ले रखी है वहां से तो रिलीफ का कोई चांस आज की स्टेज तक तो नहीं है, कल का मुझे नहीं पता, क्योंकि वतन अजीज में ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाया करती हैं। माजी में भी हमने देखा हुई हैं, मुस्तकबिल में फिर ऐसा हो सकता है, लेकिन जब तक वो लड़ाई अपनी जगह मौजूद है वो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। और इस तरह के गवाहों से आप समझ जाएं कि मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं बढ़नी, वो मुश्किलात ऑलरेडी जो हैं वही हैं, उन्होंने ही साथ चलना है। और जब वो मुश्किलात ख़त्म करने की सूरत को बनेगी तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी। जैसे आपने देखा था मेरे कायद के साथ जो हुआ था कि वहाँ से लंदन से उनका प्रोटोकॉल शुरू हो गया था और बायोमेट्रिक तक उनके पास आके की गई, तो वो फिर चीज़ें इस तरह से चेंज हुआ करती हैं। इसलिए कोई मतलब इन चीज़ों से मुझे तो कोई मेरे लिए कोई हैरत अंगेज नहीं है अगर परवेज़ खट्टक साहब ने ये बयान दे दिया। और इसकी तारीख भी को आज से तो नहीं है ना, बहुत पुरानी तारीख है। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ भी वादा मुआफ़ गवाह बने थे, तो ये तो बनते रहे हैं और बनते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है और ये इसी तरह चलना है। सही। आमिर साहब, आपको भी यही लगता है कि ज़ाहिर करीबी साथी रहे हैं इमरान खान के, बानी पीटीआई के,
क्या मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं कानूनी तौर पर उनके लिए? जी आमिर साहब। जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल, अब आ रही है। परवेज खट्टक साहब ने जो गवाही दी है ना, ये उन्होंने कोई एक झूठ और सच की कहानी नहीं है। ये वो सच है जो पहले दिन से चल रहा था, और उस वक्त भी काबीना के बाद जिन वजीरों से सवाल हुआ और इमरान खान के दौरे हुकूमत में परवेज खट्टक ने वही गवाही दी है कि ये बंद लिफाफा था। और असल इशू है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से छुपाया जाना कि जो पाकिस्तान के पास पैसा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के पास आना था, वो जुर्माने में अदा कर दिया गया। बस केस इतना है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, लोगों से धोखा किया, झूठ बोला, और इसकी गवाह उनकी काबीना उनके बतौर वजीर आजम उस वक्त से देती आ रही है। और आज जब इमरान खान साहब वहाँ हंस रहे थे, जाहिर है उनका हंसना बनता भी था कि वो लोगों को दिखाना चाह रहे थे, जर्नलिस्टों को, जिनको उन्होंने आगे भी बुलवाया था कि भी आ जाए ताकि ये आवाज सुन ले। और परवेज खट्टक ने कोई पॉलिटिकल फिक्र नहीं कहा, कोई ऐसी बात नहीं कही कि भी ये गवाही इस तरह बढ़ाई गई है। उन्होंने वो बयान किया जो उस वक्त सामने आ गया था। सही। अब असल इशू ये है कि खान साहब जब नवाज शरीफ के फ्लैट्स को वहां बैठ के याद कर रहे थे, तो भाई 4.25 साल आप यही तो काम करते रहे। आप क्या, जनरल बाजवा और जनरल फैज, उस वक्त की ISI, सारे लोगों ने यही तो काम किया था। तो फिर फ्लैट्स में सजा दिलवाते, निकलवाते, उसको बरकरार रखवा लेते। आपकी तो सजाएं फौरन खत्म भी हो गई हैं, एक आधे केस की रह गई है। हाँ, मसला आ रहा है जो 9 मई में कल आपकी जमानतें मंसूख हुई हैं। अब वो मसला फौज और आपके दरमियान में है। फौज बराह रास्त कह चुकी है कि आपको या तो माफी मांगनी है, जुर्म कबूल करना है और फिर आगे चलना है, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। ये बहस चल रही है। हम और आप जो मर्जी कहते रहे, जो सच है वो सच है। नवाज शरीफ ने जब काम किया कि लोगों को ये खतरा हो गया था कि पता नहीं ये क्या कर जाएगा, इतना मकबूल हो चुका हुआ है और एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी जनरल बाजवा को, तो इमरान खान को तो वो लॉन्च तो कर रहे थे ना 2011 से। तो उनके चाहने वाले, मानने वाले, पैसे, प्यार, मोहब्बत सब कुछ बांटा गया, उनको बनाया गया एक मॉन्स्टर की स्टाइल में कि जी बस अब। और वो खुद भी समझने लग गए थे, वो लोगों को कहते थे कि जनाब मेरा मुतबादिल ही कोई नहीं है फौज के पास, तो वो लाएंगे किसको। अब जब आप देव हेकल बन गए अपने अंदर ही, तो फिर आपके साथ वो हुआ जो अयाज खान साहब कह रहे थे कि सिचुएशन दिनों में बदल जाया करती है। आइंदा भी कुछ नहीं बदलने का जब तक सियासतदान आपस में नहीं मिलेंगे या रूल्स ऑफ द गेम इस मुल्क की अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट के लोग बैठ के तय नहीं कर लेते कि हमें कैसे चलाना है। और आमिर साहब ये क्या खबर है, वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मेरे केसेस को ना सुने। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये पुरानी फरमाइशों पे जस्टिस गुलजार साहब ने, जो नस्ला टावर के नाम से मशहूर है कि मिडिल क्लास लोगों का फ्लैट उन्होंने तहस नहस किया, उस चीफ जस्टिस होने के पावर में जब जस्टिस एजाजुल हसन और ये सारे मिलके उस वक्त के वो जो जजेस थे ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 को रेगुलराइज कर रहे थे, उनके वकील भी रहे, उनके जज भी रहे और इंसाफ भी देते रहे कि पैसे भी नहीं दिए, वो लोगों से ले के उन्होंने किस्तें दी। CDA उनके इमरान खान के दौर में आया कि जनाब हमारे को जुल्म हो चुका हुआ है, ये पैसे दिलवाएं, लेकिन उनको तो छोड़ दिया सारों को। तो आज जस्टिस गुलजार इसीलिए तो याद आते हैं कि ये वो लोग हैं कि जनाब लाए ना केस हमारे पास, खोसा साहब, निसार साहब, साकिब निसार, ये सारे वही तो थे कि जनाब लतीफ खोसा और एतजाज हसन उमर अता बंदयाल साहब से मिलते हैं और केस लग जाता है उनकी फटाफट फरमाइश पे। ये घरों से नहीं चलते थे, अमला आके बैठ जाता था कि लाओ भाई हम नंबर लगा के दें। अब ये वो फरमाइशी अदलिया के लिए वही प्रोग्राम जारी है कि जी काजी साहब हट जाए। भाई काजी साहब को तो आपने हटाने के लिए फुल कोर्ट हो गई, सारा कुछ बिठा दिया, वो बच गए। अब आपको डर है और उनको आप कहते हैं कि वो मुंसिफ भी ना बने। भाई उमर अता बंदयाल को भी तो मौलाना फजलुर रहमान और सब बैठ के कहते थे ना कि हट जाए, तो वो कोई रिक्यूज कर गए थे या इखलाकी पोजीशन ढूंढते हैं। भाई आपने उन्हें आईनी और कानूनी तौर पर एक रेफरेंस से निकालने की कोशिश की, ठीक, आप नहीं निकाल सके तो फिर अब आप थोड़ा हौसला करें ना। सही जी। फैसल साहब आपको क्या लगता है, जाहिर है जिस तरह अयाज साहब भी कह रहे हैं, आमिर साहब भी बात कर रहे हैं, मुश्किलात कानूनी और आईनी तौर पर जो हैं वो अभी मज़ीद बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है, कमी कोई नहीं हो रही, तो आपको लगता है कि परवेज़ खट्टक की जो गवाही है ख़ास तौर पर वो हिस्सा भी रहे काबीना का, साबिक वज़ीर दिफा और करीबी भी थे बानी PTI के, तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है मज़ीद? देखिए कि जब हम ये बात कहते हैं जिस पे अयाज साहब भी मुत्तफिक है, आमिर साहब भी मुत्तफिक है कि नाराज़गी का जो है म्यार कुछ और है,
तो फिर हम इस अदालती कार्रवाई पे क्या गुफ्तगू करें कि ये दुरुस्त हो रही है, गलत हो रही है। तो फिर नाराज़गी का म्यार अगर मुख्तलिफ है तो वो म्यार जब तब्दील होगा तो सब कुछ चीज़ें जो है वो सही हो जाएंगी। लेकिन ये जो केस है इसमें करप्शन तो हुई है, इस पर तो डिबेट नहीं। उस फैसले का जो है वो जो अदालती फैसला था उसको कैबिनेट के जरिए जो है उसका इस्तेमाल तो गलत हुआ है, इसमें भी कोई जो है वो डिबेट नहीं। वो पैसे जो है वो किसी और मद में आने थे, उसको कोई और जाहिर किया गया, इसमें भी कोई डिबेट नहीं। एक स्कैंडल है पाकिस्तान का जिसमें किसी को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो एक फ़ायदा पहुँचाने की जो है वो कोशिश की गई है, इसमें भी कोई डिबेट नहीं। लेकिन ये जो काबीना है, ये सारा मलबा अगर सिर्फ इमरान खान पे निकल के खुद बरीउल ज़िम्मा हो जाए कि हमारा ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने तो बंद लिफाफे पे दस्तखत कराए थे, तो भाई कल को बंद लिफाफे पे खुदा ना खास्ता कोई किसी और खतरनाक चीज पे दस्तखत करवा देते तो आप उस पर भी आंखें बंद करके जो है दस्तखत कर देते। ये जिसने भी दस्तखत किए हैं काम गलत हुआ है, जिम्मेदार भी सब है। ये कह के कोई बच नहीं सकता, ये अपनी वफादारियां तब्दील करके कोई बच नहीं सकता कि भाई हमें क्या पता था लिफाफे के अंदर क्या है। आप एतराज करते, शोर मचाते, कैसे आपने दस्तखत कर दिए, क्या पता कोई पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई मंसूबा जो है उस बंद लिफाफे के अंदर होता। आपने कैसे जो है बगैर जाने जो है उस पर दस्तखत कर दिए, जो एजेंडे का भी जो है वो पार्ट नहीं था, जिसकी तफसीलात से भी जो है आप आगाह नहीं थे, क्यों दस्तखत कर दिए। आप तो आप इन्हीं को ले ले, परवेज शौकत साहब इनको, तो आप तो वजीर दिफा थे, आप इतने नन्हे काके थे कि आपने जो है वो कर। अब ये भी आप बताएं कि इससे पहले जो काबीना के इजलास हुए उसमें किन किन चीज़ों पे जो है बंद लिफाफों पे आपने जो है ना दस्तखत किए, वो तफसीलात भी जो है वो आप दें। 100% गलत काम हुआ है, 100% पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, लेकिन पूरी काबीना जो है इसमें जो है मोरदुल इल्जाम है। जितने जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं उतने ही जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उस फैसले की, गलत फैसले की जो है वो तायद की, तौसीक की या मंजूरी दी। उससे कोई आदमी अपने आप को जो है ना बरीउल ज़िम्मा करार नहीं दे सकता। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ होनी चाहिए ताकि जो है वो इंसाफ हो सके। अगर ये उस सूरत में होता कि जब हम जो है वो किसी इंसाफ पसंद या ऐसे माशरे में जिंदा होते जहाँ इंसाफ है, ये लॉजिक क्या है हमें तो पता ही नहीं था। उस बंद लिफाफे में आया, हमने दस्तखत कर मंजूरी दे दी, वाह भाई वाह। ये तो एक अजीब सी बात है कि वफाकी काबीना की सतह पे किस किस किस्म के लोग इस मुल्क के अंदर बैठे रहे। इस पे अगर कार्रवाई करनी है तो फिर आप सारे कैबिनेट के, ये इंसाफ का तकाजा, ये जिस आदमी ने वो जो पैसों के मामले पे मंजूरी दी है वो तमाम के तमाम लोग जो हैं उतने ही बराबर के मुल्जिम हैं जितने जो हैं वो इमरान खान मुल्जिम हैं। ऐसा भी एक ज़िमनी सवाल जो फैसल साहब बात कर रहे थे, क्या वाकई जो काबीना होती है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर प्रेशर होती है कि अगर उसने कह दिया तो आप बिना देखे साइन भी कर सकते हैं? दुआ बिल्कुल इसी तरह जैसे आप हमारी उस्तानी है ना इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको पूरा हक है सर, नहीं, आप बोल सकते हैं, आप जब चाहती हैं, आप जब चाहें हमारा माइक भी बंद करा सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के सामने किसी वजीर की क्या औकात होती है इस मुल्क में? सर उनकी भी तो ड्यूटी होती है काबीना की, किसकी ड्यूटी होती है? उनकी यही ड्यूटी होती है कि बाद में वो जाके कहें, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेट्स जब रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखते हैं ना, वो लगता है कि इनसे अच्छा नेक ब्यूरोक्रेट ही कोई नहीं था, हर जुर्म में शरीक रहते हैं वो हुक्मरानों की, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जी हम देखें ये फलां चीज हमने नहीं मानी, कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये इसी तरह है, ये भी वजीर भी इसी तरह होते हैं। मेरा ख्याल है वो पैसे तो पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वहां से ले लेना जाके, आप क्यों नहीं लेते वहां से? पहले मामला तो सर हल हो, वहां तक पहुंचे कैसे? अच्छा, नाज़रीन, ICC T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी के जिम्मेदारों का एहतसाब शुरू हो गया। पहले राउंड में सिलेक्शन कमेटी के अहम रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को फारिग कर दिया गया, जबकि टीम इंतजामिया में भी तब्दीलियों के हवाले से क्या सराहियां जारी हैं। साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज इस हवाले से ये कहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के ऊपर दबाव डालने जैसे बयान से इत्तफाक नहीं करता, एक वोट 6 पर कैसे हावी हो सकता है। मीटिंग मिनट्स में सब कुछ रिकॉर्ड पर मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप 2024 की शिकस्त पर मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिलेक्शन कमेटी से फारिग करने और सीनियर मैनेजर के ओहदे से हटाए जाने पर आज शाम अपना बयान जारी करूंगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाए जाने पर हैरानगी का इजहार किया। वो कहते हैं ये सर्जरी समझ से बाहर है। PCB ने अभी तक बाबर की कप्तानी के हवाले से कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इसी मुनासबत से सवाल आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में सिर्फ चंद लोगों को हटाने से क्या टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है? बेस्ट तो ये होता है कि खुद वो जब
पीसीबी के चेयरमैन है, वो अपने से शुरू करते, कहते जी मैं छोड़ रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो उस वहाब रियाज को फारिग कर रहे हैं जिसको पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया, फिर चीफ सेलेक्टर, फिर सिलेक्टर, सीनियर मैनेजर। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था उस शख्स को। शाहिद अफरीदी की इस बात से तो मुझे इत्तफाक है कि ये सारे फारिग करने चाहिए। जाहिर है नकवी साहब की तो किसी में हिम्मत नहीं है उनको वजारत दाखिला से भी हटा सके, इसलिए वो तो रहेंगे, ये सब फारिग किए जाएं। और लेकिन शाहिद अफरीदी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के लिए, बड़ा टैलेंटेड दामाद आपका, उसका कैरियर तबाह ना करें आप, क्योंकि उसके हवाले से जो रिपोर्टें आई हैं मुझे नहीं लग रहा है कि वो टेस्ट टीम में बांग्लादेश के खिलाफ मौजूद होगा, शहनशाह अफरीदी नहीं होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। जी आमिर साहब। देखिए बात इतनी है कि जो सर्जरी कही गई थी उसमें मेरा ख्याल है नकवी साहब को सोचना चाहिए था कि मैं अपने क्योंकि चेयरमैन तो वो है ना, वहाब रियाज उनका वजीर था, वहाब रियाज उनकी वजह से ये सब कुछ, अगर उन्होंने ये कमेटी में ठीक फैसले किए हैं जिसको वो चैलेंज कर रहे हैं, हालांकि ये बात नहीं हो जाती कि 6 लोग 0 हो जाते हैं कि जी मेरा वोट तो 1 था, तो वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, भाई जिसको पीएम मन चाह रहा है उसके लिए तो सारे फिर कहेंगे यस सर यस सर। किसकी औकात होती है कैबिनेट में बोल ले आगे से, या इस तरह के फैसलों में कि जी वहाब रियाज जो है वो नुमाइंदगी करते हैं मोहसिन नकवी की, और जो वो कह रहे हैं मतलब हमारे यहाँ मेरिट्स पे खेल चल रहे होते तो फिर बात मतलब पता नहीं कहाँ चली जाती। हमने पूरे मुल्क का आवे का एक बिगाड़ा हुआ है और वोट किसी करवट बैठ ही नहीं रहा हमारा कि भाई हमने कहाँ जाना है, हम सारा वक्त इसी बैच में तो रहते हैं। तो ये क्रिकेट भी उसी का हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान का असर हो रहा है वो हमारी क्रिकेट का हो गया ना, हमारे खिलाड़ी ठीक खेलते हैं, जिसके पास इख्तियार आ गया शाह अफरीदी के बारे में अगर ये बात सही है कि उनका नखरा नहीं हो रहा तो खिलाड़ी को कम से कम 1 साल की सजा दे दें। चलें फैसल साहब, आपको लगता है कुर्बानी का बकरा बनाया गया वहाब रियाज को? ठीक है आमिर साहब। जी फैसल साहब। नहीं, कुर्बानी का बकरा तो पता नहीं, लेकिन तो पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुतफिक है ना कि जब से नकवी साहब जो है पीसीबी के चेयरमैन बने, इसमें फेवरेटिज्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, टीम की कारकर्दगी जो है वो बिल्कुल ही जो है 0 से 0 होती चली जा रही है। अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए खुद रिज़ाइन कर देते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी माशरे में ज़िंदा हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो अखलाकियात का तो ताल्लुक नहीं है। तो जो उन्होंने किया, जो बेहतर समझा उन्होंने वो किया, तो ये कह सकते हैं, और मजीद जो लेकर आएंगे वो जो बेहतर समझेंगे उसी को लेकर आएंगे। टीम के हारने या जीतने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, पीसीबी के चेयरमैन हैं, ये जो है वो इनका जो है ना क्या चाहिए, ये मौजूद रहने चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टीम का जीतना और हारना जो है ना वो इतनी अहमियत की बात नहीं है। तो जो चीज़ है मैं कि वो नकवी साहब मौजूद रहे वो मौजूद है, तो जो गैर अहम चीज़ है कि टीम की कारकर्दगी हारना जीतना, तो मुझे बिला वजह में गैर ज़रूरी चीज़ पे बहस करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सही, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आइडियल काम हो रहा है। चलें जी इलियास साहब, आइडियल काम है इलियास साहब जी। इसमें टीम को जो सर्जरी, तो जो उन्होंने कहा था जिस तरह सर्जरी करना शुरू की है, इस तरह सर्जरी करने से पहले उस टीम को सारे वो मुहर्रकात लेके आए जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जो T20 का जितनी बुरी तरह शिकस्त हुई है हम, कि वो उसको सामने लेके आना चाहिए। उसके बाद जो सारे हैं उनको जिम्मेदारान जो हैं इसके कि धड़ेबंदियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी, उन सबको एक एक को सामने लेके आना चाहिए और फिर सर्जरी करनी चाहिए। इस तरह खामोशी में सर्जरी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह कोई उनको गुनाहगार नहीं कहेगा और कहेगा कि जी गलत हो रहा है सारा। तो टीम एक ऐसी लेके आनी चाहिए जो बिल्कुल आइंदा भी सही तरह चले, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी पड़ेगी। जी शकील अंजुम साहब। तो देखिए, एक तो पाकिस्तानी कौम बड़ी जज्बाती है अपनी क्रिकेट टीम के हवाले से, और जो पीसीबी का चेयरमैन है, जब तक ये सियासी तकर्रियां खत्म नहीं होंगी, मेरा ख्याल है कि ये जितनी मर्जी सर्जरियां कर लें, ये हालात ऐसे के ऐसे रहेंगे। आप देख लें, कभी नजम सेठी को बनाया जाता है, कभी परवेज अशरफ को, अब नकवी साहब आ गए हैं, वजीर दाखिला भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। तो सर्जरी करनी है तो फिर वेस्ट इंडीज की तरह करें, जिस तरह उन्होंने पूरी टीम को जो है वो। ठीक है जी, आपका पॉइंट, आपका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।